इंडिया में और पाकिस्तान में हिंदुओं में, सिखों में, मुसलमानों में यकसां मकबूलियत हासिल है और हर कोई उसे एक हीरो के तौर पे ले। एक आइडियोलॉग भी थे, वो बहुत पढ़ते थे, एथियस्ट थे वो। उन्होंने मार्क्स को, एंजल्स को, लेनिन को पढ़ा। जो स्ट्रगल थी, जो उनकी कमिटमेंट थी, जो कन्विक्शन थी, जो वो इंडिपेंडेंस की कॉज के साथ उनका एक गहरा रिश्ता था, उसको तो सारे एक्नॉलेज करते हैं। उनका जो गांव है बांगा, फैसलाबाद से वो कोई 20 किलोमीटर के फासले पे है और वहां पे बकायदा मेला लगता है, लोग वहां पे जाते हैं। हम भगत सिंह की भी बात करते हैं, शहीद भगत सिंह के बारे में भी आज का ही दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, भगत सिंह एक एंटी कॉलोनियल रेवोल्यूशनरी था और उसने यहाँ पे जो भी आज़ादी की तहरीकें थीं उनको मुतासिर किया। यहाँ के जो नौजवान थे उनकी जो एंटी कॉलोनियल अप्रोच थी, जो एंटी कॉलोनियल थॉट थी, उसको मुतासिर किया। और यहाँ पे जो आज़ादी की एक मूवमेंट थी, जो अंग्रेज़ की आज़ादी से हासिल करने की मूवमेंट थी, उसको उसने नई तवानाई दी और अपने आइडियाज़ से, अपने ख़यालात से, अपनी जद्दोजहद से, स्ट्रगल से उसने यहाँ पे न सिर्फ आज़ादी की मूवमेंट को, एंटी कॉलोनियलिज्म को और फोकलोर को अफेक्ट किया, बल्कि एक तरह का वो एक हीरो के तौर पे सामने आया, जिसने कि यहाँ के कल्चर को, यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ की जो आम लोगों की जो अंग्रेज़ के हवाले से जो उनकी थिंकिंग थी और अंग्रेज़ ने जो गलबा पाया हुआ था उसके हवाले से जो लोगों के ख्यालात थे, उन सब को उसने मुतासिर किया। और उसको इंडिया में और पाकिस्तान में हिंदुओं में, सिखों में, मुसलमानों में यकसां मकबूलियत हासिल है और हर कोई उसे एक हीरो के तौर पे लेता है। उसका अपना कोई मज़हब नहीं था, वो एक एथियस्ट था, वो एक सोशलिस्ट था, वो एक आम घराने से था, एक आम आदमी था और 23 साल की उम्र में वो हिंदुस्तान के लोगों को आज़ादी दिलाने की जद्दोजहद में फांसी पे चढ़ गया। और आज इंडिया में एक बड़ी तकरीब हुई है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अटेंड किया है। वहाँ जाके उन्होंने वहाँ पे एड्रेस किया है और वहाँ पे पार्लियामेंट के बाहर एक बड़ा सा मुजस्समा है भगत सिंह का और वहाँ पे जाके उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने एक एड्रेस किया है और खिराज अकीदत पेश किया है भगत सिंह जी। बिल्कुल ऐसे ही सर। और खैर पाकिस्तान में भी भगत सिंह जो है, शहीद भगत सिंह की बहुत बात की जाती है, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन सर मैंने एक मूवी देखी थी, भगत सिंह के ऊपर ही बनी थी, अजय देवगन उसके अंदर थे। तो उसके आखिरी में उन्होंने फिल्म जहाँ खत्म हुई 2 लाइन्स लिखी और कहा कि उससे कम उम्र थे वो और जब उनको फांसी लगाया गया और उनके साथियों को, क्या जो आजादी की जंग उन्होंने लड़ी, अगर हम भारत की बात फिलहाल ना करके पाकिस्तान के ऊपर ही अगर हम फोकस करें, तो क्या ये वो मुल्क बन सके जिसके लिए उस जमाने के जो लोग थे, जिन्होंने, जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने के अंग्रेजों से जंग लड़ी, आपके ख्याल से उसके बाद हिंदुस्तान, पाकिस्तान या जो कंट्रीज भी निकली उसमें से, क्या वो अपने आप को संभाल सकी? क्या सही मुल्क बने? देखिए जी, अगर तो हम इंडिया को देखें तो इंडिया का जो एक इस वक्त इंटरनेशनल जो कमिटी ऑफ नेशंस हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो उसका एक स्टेचर है, तो यकीनन वो उन्होंने आज़ादी हासिल की। कांग्रेस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। कांग्रेस का तकरीबन तमाम जो बड़ी लीडरशिप थी वो जेलों में गई और गांधी जी, नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गफ्फार खान, ये जेलों में कई कई साल रहे। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो तो
कांग्रेस ने इनिशिएट की थी। मुस्लिम लीग जो थी वो तो कभी भी एंटी कलोनियलिज्म के खिलाफ नहीं रही, उनका तो कोई भी लीडर कभी भी जेल में नहीं गया। तो अब जाहिर है कि जब आप कुर्बानियां देते हैं आज़ादी हासिल करने के लिए, तो फिर उन कुर्बानियों का समर भी मिलता है, फिर मुल्क जो है वो एक सही रास्ते पे गामजन भी होता है। और इसी वजह से इंडिया का आज एक जो स्टेचर है इकोनॉमिकली, एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, उसके फॉरेन रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ आप देखें बहुत आगे है। मसाइल हर जगह होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से कंपैरिजन करें तो नया मुल्क बना था। तो हमारी लीडरशिप जो थी उसके क्रेडेंशियल्स भी खासे क्वेश्चनेबल हैं। तो अब जाहिर है जब इस तरह की लीडरशिप हो, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद मफाद परस्त लोगों की हो, जिन्होंने सिर्फ अपने मफादात देखने हैं और मुल्क का नहीं सोचना, कौम का नहीं सोचना, तो फिर मुल्क भी वैसी बनेगा। आज देखा जाए तो 70-78 साल के बाद अवाम की हालत बहुत, यानी बहुत बुरी हालत है अवाम की। यानी आम आदमी जो है वो, उससे आप जाके पूछें कि क्या वो इस निज़ाम से, इस हुकूमत से, इस मुल्क से, इस रियासत से मुतमईन है, तो वहाँ से फिर आपको पता चलेगा कि हम वो आइडियल्स जो कि आज़ादी हासिल करने के बाद हमने अचीव करने थे, वो तो हम हासिल कर ही नहीं सके। हम कर क्यों नहीं पा रहे? क्या हमारे जो लोग मुल्क चला रहे हैं, यकीनन कुछ ना कुछ दिमाग तो होगा उनके पास, उनको ये बातें समझ में क्यों नहीं आ रही? किसी दूसरे से देखकर सीखा भी जा सकता है, चाहे बांग्लादेश को देख लें, चाहे भारत को देख लें। जी ऐसे ही है, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पे जो लोगों के ज़ाती मफादात हैं और जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट्स हैं, उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट्स पे गलबा पा लिया है। तो जब आपका इंटरेस्ट ये हो कि आपने अपने आप को अमीर और दौलतमंद बनाना है, या अपने इदारे को आपने ताकतवर बनाना है, और आपने रिसोर्सेज को कैप्चर करना है, तो फिर जाहिर है मुल्क तो सफ़र करे। तो सर भगत सिंह जो है उनकी, बिल्कुल हम उन्हीं से रिलेटेड ये बात मैं कर रही थी कि उन्होंने जो इतनी कुर्बानी दी, तो उसके बाद जो आज़ादी मिली, उससे हमने कोई फायदा उठाया, कोई फर्क पड़ा हम लोगों को या नहीं? लेकिन बहरहाल उनकी जो लाइफ है वो भी काफी ऐसी, जैसे कि लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। उस जमाने में सर, इतने पुराने टाइम में उन्होंने जिस तरह से काम किया या जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, क्या वो जज्बा आपको आज नजर आता है लोगों में? देखिए, बात ये है कि आज उस तरह से वो हालात तो नहीं हैं जो उस वक्त थे। उस वक्त तो अंग्रेज़ों ने गलबा पाया हुआ था, उनकी डोमिनेशन थी और हर चीज़ वही कंट्रोल कर रहे थे। तो बेसिकली तो उनके ख़िलाफ़ उनकी जद्दोजहद थी भगत सिंह की। यानी वो एक आइडियोलॉग भी थे, वो बहुत पढ़ते थे, एथियस्ट थे वो। उन्होंने मार्क्स को, एंजल्स को, लेनिन को पढ़ा, और उसके अलावा वो उनकी नज़र थी हिंदुस्तान के सियासी हालात पे भी उनकी नज़र थी, और वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, और अमली तौर पे उन्होंने इस आज़ादी की जो जद्दोजहद थी उसमें हिस्सा लिया। तो उन पे बहुत से असरात भी थे। मिसाल के तौर पे 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया रूस में, तो उसके भी असरात थे जो कि पूरी दुनिया में लोगों पे हुए, और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन थी वो बहुत मुतासिर हुई उससे। तो उस वक्त एक ट्रांजिशनल फेज़ थी, यानी जो कैपिटलिज्म था उसको चैलेंज किया जा रहा था, और नई सोच उभर रही थी कि सोशलिज्म होना चाहिए, आम लोगों को, जो वर्किंग क्लास है उनको भी उनके हकूक़ मिलने चाहिए, और इजारादारी नहीं होनी चाहिए उन लोगों की जिनके पास सरमाया है। तो एक तरह का एक उस वक्त चेंज आ रहा था पूरी दुनिया में,
اور بھگت سنگھ جو تھے وہ بھی متاثر ہوئے وہ رشین ریولوشن تھا اس سے، اور انہوں نے عملی جدوجہد شروع کی. اور حالانکہ اس وقت بھی دو سکولز آف تھاٹ تھے. ایک یہ تھا کہ جدوجہد پرامن ہونی چاہیے، نان وائلنس ہونا چاہیے، جو گاندھی جی جس چیز کا پرچار کر رہے تھے. بھگت سنگھ جو تھے وہ انہوں نے وائلنس کا راستہ اختیار کیا اور کچھ ایسے ایکشنز کیے جن میں بعد میں ان کو خود بھی افسوس ہوا. لیکن جنرلی ان کی جو اسٹرگل تھی، جو ان کی کمٹمنٹ تھی، جو کنوکشن تھی، جو وہ انڈیپینڈنس کی کاز کے ساتھ ان کا ایک گہرا رشتہ تھا، اس کو تو سارے اکنالج کرتے ہیں. ان کا جو گاؤں ہے بانگا، فیصل آباد سے وہ کوئی 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ میلہ لگتا ہے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، لوگ اس گاؤں کو جا کے دیکھتے ہیں.